बंगाल के लोग आते हैं तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या मने काहे शहादत दिए थे? काहे शहादत दिए थे निर्मल महतो बताइए? आप आज ठेकेदारी के लिस्ट उठाइए, अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी आप यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है वही कहते हैं। हम आपके राज्य में एगो जल मीनार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो पीसीसी तो टीसीसी रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा अलग झारखंड राज्य है? इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है, बिहार हमारा मंझला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा संझला भाई, हम तो छोटा भाई है, 4 भाई हम लोग। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का खेत खेती करता है? सिंपल बात है भाई, यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो क्या बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को खेत काट के ले जाएगा क्या? सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है, किसी के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है, हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीनों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पे नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है, क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मलदा का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये बिरसा भगवान का दौर नहीं है, और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं कमजोर। अब लाला जी कहिएगा ना, अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत के और पार्टनरशिप कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल से। नाम आपको मालूम है, छोड़िए कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप भी करना था तो देवेंद्र मुंडा से करते, देवेंद्र महतो से करते, जो लोगों को वोट दिया। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर रही है। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है, मैं आज आदिवासी समाज से ये सवाल करता हूँ, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी अब 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं, मैं संथाल समाज से सवाल करता हूँ, क्या पूरा समाज और एक तरफ मुख्यमंत्री, आपको नहीं लगता है अगर सच में अगर वो संथाल हितैषी ही होते तो चंपे कुर्मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कुर्मी थोड़ी थे, चंपे सोरेन कोयरी तेली थोड़ी थे, चंपे सोरेन भी संथाल समाज के ही बेटे थे। 3 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ, अरे खुद तो बाहर आ गए, भाभी को भी लड़ा दिए गांडे से। हम तो बोले आप उनकी वंशावली जारी कर दीजिए और अपना सीट जारी कर दिए, काहे वहां नया लड़का लोग तैयारी करेगा? 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए ये लोग। 4 साल 5 साल, कोई हजारीबाग में चूल पका के आया है, कोई जमशेदपुर में 10 साल अप्रेंटिस का काम करके आया है, कोई धनबाद के कोयला खदानों के अंदर प्रैक्टिस करके आया है, 10 साल तक प्रैक्टिस किया है, और आप 3 महीना बर्दाश्त नहीं कर पाए, तुरंत सीएम का कुर्सी आपको चाहिए। और आके चूंकि है थोड़ा सा लोग आके बहुत अच्छा माननीय मुख्यमंत्री जी दिखाने भी लगे, बड़ा बड़ा दाढ़ी पका पका के, जिससे जेल में सुविधा नहीं था। मैं आपको कहूंगा, ध्यान से देखिएगा, वो केवल वो कहते हैं हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग है। तो माननीय हेमंत जो वो दिखाने के लिए दाढ़ी बढ़ाया है, पाँव देखिएगा यहाँ सेविंग हुआ है, पाँव देखिएगा, क्योंकि लोग आपको बताएंगे कि जेल में सुविधा नहीं थी, जेल में हमारे साथ वहां भी अत्याचार हो रहा था, गरीब आदिवासी है वहां भी अत्याचार हो रहा था। ध्यान से पाँव को देखिएगा, ईमानदारी से बोले, आप चेक कीजिएगा, पाँव का सेविंग हुआ। ये दिखाना होगा ना भैया, आप नोट नहीं किए, आप भावनाओं में बह गए कि चलिए बाहर आ गए हैं। ठीक है, उनके पति अगर जेल में थे, हमारी भी हमदर्दी है, लेकिन अगर वो राज को छलने का काम करेंगे, केवल अपने परिवार का जेब भरने का काम करेंगे, तो हम हेमंत से भी सवाल करेंगे, अर्जुन मुंडा से भी सवाल करेंगे, और सुरेश महतो से भी सवाल करेंगे। आपके साथ अगर अन्याय होगा तो हमदर्दी रहेगी। आपके साथ ईडी ने आपको परेशान किया, हमदर्दी हमने दिखाई कि भाई ईडी खाली
करके आएंगे तो जनता को तो बताएंगे। तो इसलिए देखिए, उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण, आज अगर इस राज्य को बचाना है, एकदम स्पष्ट जान लीजिए, अगर झारखंड राज्य को संरक्षण देना है, यदि झारखंड राज्य को सुरक्षित करना, उस झारखंड नाम बनने की जो उसके पीछे जो तथ्य है उसको समझिए, उस झारखंड राज्य के साथ जो फीलिंग्स है उसको समझिए। झारखंड, आप ज्यादा दिमाग मत दौड़ाइए। झारखंड यानी झारखंड, झाड़ मने ये देखिए पहाड़, झाड़ यानी जंगल, झाड़ यानी जंगल, यानी सबसे पहले अगर झारखंड को बनाना है तो वन कानून में सुधार कीजिए और बिल्कुल वनों को बचाइए। और दूसरा, अगर झारखंड को बचाना है तो खंड यानी जमीन, जमीन यानी सीएनटी का कानून, जमीन यानी सीएनटी का कानून, जमीन को बचाइए। यदि झारखंड को बचाना है तो नौकरी तो बाद में होगा ही, नौकरी को हम सेकेंडरी मानते हैं, भले आप कैसा, आपका अपना ओपिनियन है, हम खेत को प्राइमरी मानते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास अगर नौकरी नहीं रहेगी, जो कि संभव भी नहीं कि हर नौजवान के पास होगी, लेकिन हर नौजवान के पास उसके बाप के नाम से एक बकोती जमीन का टुकड़ा रहेगा। आज इस वर्तमान सरकार की क्या घोषणा पत्र में है कि जीएम लैंड क्या वो मालगुजारी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड शायद नौजवान नहीं समझते हैं, समझना चाहिए, क्योंकि नौजवान थोड़ा इंस्टाग्राम वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फिल्टर वाले हो गए, नौजवान थोड़ा फेसबुक वाले हो गए, इसलिए पता नहीं जीएम लैंड समझते हैं कि नहीं। आज देखिए, चूल पका हुआ दादाजी लोग जीएम लैंड समझते हैं। जीएम लैंड यानी हमारे बकोती जमीन, जीएम लैंड। अब देखिए, यही से सवाल सुनिए, अभी तक रसीद नहीं कटा रहा है, सरकार का यह घोषणा था, उससे नुकसान क्या होगा सुनिए। पहला बात, जीएम लैंड किसी सरकार की नहीं है, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि कोई भी जमीन किसी सरकार का नहीं है, कोई जमीन किसी सरकार का नहीं है। बताए क्यों? न सरकार बना है 15 अगस्त 1947 को, और ये जमीन हमारे पास कब से है? अरे हमको तो लगता है किसी किसी का बाप का जन्म 1947 में है, हमारा कई वो पीढ़ी से पहले से जमीन हमारा है, तो ये जमीन हमारी है। इसलिए अगर हम लोग विधानसभा में आते हैं तो सबसे पहले जो जीएम लैंड है उसकी रसीद एकदम पुख्ता काटी जाएगी, उसकी रसीद किसानों के फेवर में काटी जाएगी। सबसे पहले अगर झारखंड को बचाना है तो यहाँ की जमीन को बचाइए। अगर जमीन ही नहीं रहेगी और कहीं के लोग अगर यहाँ बसेंगे, अपने साथ अपनी भाषा को लेके आएंगे, अपनी परंपरा को लेके आएंगे। आज देखिए, असूरी जनजाति, हमारे पास जो ट्राइब की लिस्ट है उसमें एक 8 लिस्ट है जिसमें प्रिमिटिव ट्राइब आते हैं और जिसमें असूरी जनजाति आती है। क्या आपको मालूम है असुर लोग अभी कहाँ है, कितनी संख्या में है, उनकी भाषा कहाँ है? नहीं, खत्म हो रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे जैसे दूसरे राज्यों के लोग हमारे बीच आएंगे, नो डाउट मानसिक रूप से, हर स्तर से, बौद्धिक रूप से वो हमसे आधुनिकता के मामले में अच्छे हैं, हमसे अच्छा जीवन यापन करते हैं, तो उनके प्रेशर में, उनके दबाव में फाइनली दौर ऐसा आएगा कि हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति को खोते चले जाएंगे। हमारे लोग अपनी भाषा संस्कृति, अपने परंपरा को, अपनी पहचान को खोते चले जाएंगे। इसीलिए यदि झारखंड को बचाना है तो सबसे पहले झारखंड यानी जंगल और दूसरा जमीन। झारखंड में वही लिखा है, झाड़ यानी जंगल और खंड यानी जमीन का टुकड़ा। अगर जमीन के टुकड़े को आप बचा लेते हैं तो झारखंड ऐसे बच जाएगा। काहे कि झारखंड की मैक्सिमम जमीन सीएनटी में आती है, झारखंड की मैक्सिमम जमीन एसपीटी में आती है। अगर बायदे हुए संविधान का दायरा में भी रह के अगर 10% लोग जेपीएससी में चले आते हैं, 10% लोग किसी बहाली में चले आते हैं, तो भैया उनको नौकरी तो भले झारखंड में करेंगे, लेकिन भाड़ेदार बनकर हमारे भाड़े के घर में रहना होगा। समझिए बात, भले वो कोई सरकारी नौकरी करे, वीडियो बन के आए, सीओ बन के आए, या डीओ बन के आए, या डीएसपी बन के आए, लेकिन सीएनटी जमीन है, और सीएनटी जमीन यानी आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीदेगा, एससी का जमीन गैर एससी नहीं खरीदेगा, महतो का जमीन गैर महतो नहीं खरीदेगा, जो भी सीएनटी में आते हैं, मुंडा का जमीन गैर मुंडा नहीं खरीदेगा। तो सीएनटी का मतलब ही है कि आपकी जमीन को बचाना। और स्पष्ट कहेंगे, क्योंकि ये बिरसा बाबा और विशेषकर उनकी धरती है, भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो हम एक लाइन कहेंगे, बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला?
बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा की शहादत के बाद इस राज्य को क्या मिला? दमयंती दी, आप ही बताइए, एक लाइन में बताइए कि भगवान बिरसा मुंडा जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, पूरी 1900 में ना, जैसे उनकी शहादत 1900 में हुई, इस राज्य को क्या मिला? इस राज्य को मिला सीएनटी कानून। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत के कारण इस राज्य को सीएनटी कानून मिला, क्योंकि उन्होंने अध्ययन किया कि बिरसा मुंडा क्यों लड़े। न बिरसा मुंडा लड़े टीकों के खिलाफ, बिरसा मुंडा लड़े यहाँ के जो लोग हैं आदिवासी मूलवासी, उनकी जमीनों को बचाने के लिए, उन जमीनों पे लगान ना देने के लिए। वो जमीन अंग्रेजों को नहीं देंगे, उस पे लगान नहीं देंगे, वो जमीन उनकी है, इसीलिए कानून बना सीएनटी। अब एक बात तय है, यदि आप भगवान बिरसा मुंडा को मानते हैं तो हेमंत सोरेन को नहीं मानना होगा। नहीं, आप तय कर लीजिए, हम तर्क दे रहे हैं, हम तर्क दे रहे हैं भैया, हम ऐसे आप ताली मत पीटिए, हम तर्क दे रहे हैं। विशेषकर हम आदिवासी समाज से कहेंगे, यदि बिरसा मुंडा आपके आदर्श है तो हेमंत सोरेन आदर्श नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि बिरसा मुंडा यदि सीएनटी कानून, अगर भगवान बिरसा मुंडा की शहादत नहीं होती तो सीएनटी कानून नहीं बनता। ये अगर बिरसा मुंडा को समझना है तो सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूँ कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में, चलिए उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं, चलिए हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को करना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में क्या कर रहे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवाई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब वो बिरसा भगवान को खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान की आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी है। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं, उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में, 5 जिला में हम जानते, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए, आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है, और समाज में अब लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जिन वैसे भी आदिवासी का जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी निकले कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए, मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुर्मी का अर्थ होता है कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना, तो हमको भी लगता है चाहे आदिवासी की समस्या है, चाहे गैर आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है। आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री कहते हैं, वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा रास्ता जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं, गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं। किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया, और वो नर नारी, उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है तो उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास मतलब सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए इतना जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है।
चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन, चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की दशा ये हो। इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के जो जमीन कानून है मजबूती से लागू करेंगे, उनको और प्रभावी बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों भोले भाले लोगों की जमीन कोई हड़प ना। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है नौजवान। आज अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें निराशा। आज अगर नौजवानों की बात करें तो 10 साल एक कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हैं। आज वो 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं। कोई धनबाद में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ाना पड़ता है, किसी का पेट बाहर आ जाता है। देखिए सबका थोड़ा थोड़ा आ गया, किसी का पेट बाहर आ जाता है। देखिए किसी के बाल आधा घुस गए हैं, उड़ गए हैं, चेक कर लीजिए। किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि एक परीक्षा हो। अगर परीक्षा को लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल नहीं भी रहेंगे, पेट फूल भी जाए, मोटा भी जाए, लेकिन घर परिवार चलेगा। एक नौजवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वस्थ शरीर की होती है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को हम लोग गला देते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एक 18 से 25 साल के लड़के को पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता क्या है, वो कहेगा मेरा शरीर। एक 18 साल से 25 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि तुम सबसे पहले क्या चाहते हो, अपना शरीर को चाहेगा कि हम फिट रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें, बलशाली रहें। लेकिन आज वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? हजारीबाग के कोचिंग में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? जमशेदपुर में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं कहाँ? धनबाद में। और परिणाम क्या आता है? 7-8 साल बाद परीक्षा आती है। परीक्षा का नाम लेते हैं सीजीएल जेएसएससी। 28 जनवरी 2024 को हम लोग वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके एग्जाम देने जाते हैं। रांची की बहन जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर वाली दीदी गढ़वा जाती है, और 2 घंटा बाद पता चलता है, घर आते आते रास्ते में पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ है। चलिए पेपर लीक हुआ था, उससे तो समझ सकते हैं कि दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था। पेपर लीक हुआ था तो हम समझ रहे हैं। अरे आप तो छोड़िए, आप लोग तो किसान हैं। यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हम पुलिस वाले भैया लोग को देख रहे हैं। पुलिस वाली दीदी बैठी है, इन्हीं से पूछिए क्या अपने बेटा या बेटी के लिए 27 लाख में कोई पेपर खरीद पाएंगे? इन्हीं से पूछिए, सरकारी नौकरी करते हैं। हम और अपनी बात नहीं करते, हम तो गरीब किसान के लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले, नहीं करने से भी इनकी तनख्वाह ठीक ठाक जैसे भी है। क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए 27 लाख में पेपर खरीदेंगे? पेपर लीक हो उसका दुख नहीं है, चलिए 15 दिन बाद फिर पेपर ले लेंगे। चलिए सरकार, हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, तो सरकार 15 दिन के बाद फिर परीक्षा ले लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर बेचा गया था। कौन से हमारी माएँ बहनें हैं, कौन से हमारे गार्जियन है जो 27 लाख में अपनी बेटी के लिए देखो चपरासी का नौकरी खरीद के लाते? ये सवाल है। कौन सी हमारी दीदी है जो 27 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को एक दरोगा बनाएंगे? है हिम्मत क्या? इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं, ये जो हो रहा है अभी कितना, अरे काहे 11 हम 8 बोलेंगे, एक बार में 4 को काहे मानेंगे? मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आप बोलते हैं दिन को। वो कहते हैं ना कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने भी कहा रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो आपने कह दिया 11 जेपीएससी मान लेंगे? क्यों मानेंगे? 6 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10 4 बार में आप 1 जेपीएससी लिए, एक टर्म में 4 को, अभी 252 सीट से क्यों मानेंगे? 1200 सीट देते हम मानते, 1200 सीट देते हम मानते। इसीलिए 7 और ये 8 जेपीएससी, साल कितना? 24, यानी एक साल में 1 जेपीएससी होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जेपीएससी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बताएं। एक साल में 1 जेपीएससी। इसलिए ये तो तय रहेगा कि परीक्षा नियमित होगी और फ्री और फेयर होगी, कदाचार से मुक्त होगी। और जो लोग कदाचार में पकड़े जाएंगे, अभी थोड़ा नया नया नियम कानून आया है, शब्द का थोड़ा पाबंदी है। जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी काहे ना रहे, गजाड़ में फेंक देंगे। और आज आपको फिर से कहेंगे, अगर झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हमारे लड़कों को, आप जिसको भी एमपी एमएलए सीएम बनाइए वो रिस्की होना चाहिए।
रिस्की होना चाहिए। अगर वो रिस्की नहीं होगा, अगर उसमें अपने परिवार की चिंता होगी, जान का डर होगा, तो लिख के बोलते झारखंड नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भैया। एचईसी का कब्जा है, टाटा का कब्जा है, चांडी डैम 60 साल पुराना विषय है, हिंडाल्को में 50-60 साल पुराना विषय है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। अरे भाई आप सीधा उंगली से घी निकलेगा। यहाँ ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास कलेजी नहीं कलेजा हो। लिख के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं। आप कैसे उनसे लड़ेंगे भाई जो कई वर्षों से हम पे शोषण कर रहे हैं? आप उन उद्योग घरानों से लड़ लेंगे? कहाँ लड़ पाए आप बताइए तो। रामगढ़ में बूढ़ा काप में एक बच्चे का कैंसर से मौत हो जाता है, अभी भी कंपनी चल रही है। काहे कंपनी चल रही है ना? वहाँ के जो नेता है, कंपनी का जो नाती है मालिक का, उसको केक खिलाने जाता है। नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग में ये हिम्मत होगा कि तुम गोली चला लो लेकिन झारखंड की नीति बनाने से समझौता नहीं करेंगे। नहीं बदलेगा भैया। खासकर झारखंड को आप सीधा रास्ते से, ये जो कानून 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 नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा होना चाहिए बोल्ड लीडर, जो थोड़ा अगर पटका पटकी का भी नौबत है तो पटक दे। नहीं बदलेगा। अरे बीसीसीएल आज का कब्जा है, क्या आपको क्या मालूम है? कुछ बता देते हैं। 1975 में 300 मजदूर आदमी मर गया दब के। 1964 में 268 को कोयला के खदान के नीचे दब के मर गया। 2006 में बागमारा में 50 आदमी मजदूर नीचे दब के मर गया। उस बीसीसीएल से लड़ लेंगे? अरे आपका एक और 300 आदमी दब के मर जाता है, कोई सुनाने वाला नहीं भैया। अब उससे लड़ लेंगे? मजाक लगता है आपको? पूरा चेन को कब्जा करके रखा है। ठीक है, पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, उसका हॉस्पिटल तभी भी खड़ा है। पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, हॉस्पिटल तभी भी खड़ा